ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा, ये बात है। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है। उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन दो गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है। और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है, अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। विशाल टमाटर। बहुत समय पहले आनंदपुरम नाम के एक गांव में कल्याण नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही लालची था। सबको वह अधिक ब्याज में पैसा उधार देता था। एक बार एक गरीब किसान को 10 रुपए की ब्याज में 10,000 उधार दिया, लेकिन वह किसान पैसा वापस नहीं कर सका। इसीलिए कल्याण ने उस किसान के खेत को हड़प लेता है और उसके खेत में टमाटर उगाने लगा। वह इतना लालची था कि दूसरे किसान का टमाटर की खेत पर रात को जाकर अधिक केमिकल वाला दवा डाल देता था। इसकी वजह से सभी खेत मर जाते हैं सिवाय कल्याण का। एक दिन कल्याण घर आकर ऐसा बोला, अरे ओ सुषमा, क्या कर रही हो? देखा तुमने क्या हुआ? गांव में सिर्फ हमारा ही टमाटर का खेत अच्छा है, सभी का खेत मर गया है। हाँ हाँ मालूम है, पता नहीं तुम्हारे किया हुआ पाप का फल कब निकल जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। बस देखती रहो, मैं इस गांव में, इस शहर में सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ऐसा बोलकर सारा टमाटर लेकर वह बाजार लेके जाता है और उसे बेच डालता है। बहुत सारा पैसा उसको मिलता है।
घर आकर देखा तो उसका पत्नी सुषमा कल्याण की पापों को मिटाने के लिए हिमालय से आए हुए एक बड़े से बाबा को घर में बुलाकर उसे खाना खिलाती है। ये सब देखकर कल्याण को पसंद नहीं आया। अरे स्वामी जी, आप यहाँ कैसे? बालक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारा हर इच्छा पूरी करूंगा। स्वामी जी, मुझे इस शहर में सबसे बड़ा आदमी बनना है। तथास्तु, ठीक है, आज से तुम्हारा हर एक चीज अधिक हो जाएगा। अगले दिन जाकर देखा तो उसके खेत में सिर्फ एक टमाटर है, लेकिन वो टमाटर बहुत बड़ा विशाल टमाटर है। ये देखकर कल्याण चौंक जाता है। वह इतना बड़ा था कि उसको ट्रक में डालने के लिए एक क्रेन की इस्तेमाल करनी पड़ी। उसे ट्रक में लेकर बाजार लेके गया, लेकिन उस विशाल टमाटर को कोई नहीं खरीदता। उसे लेकर दूसरे गांव को भी लेके गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उदास होकर वापस घर आकर देखा तो उसका घर बड़ा हो गया था। उसके पास पैसे के नोट भी बड़े हो गए थे। कुर्सी और अलमारा सारे बहुत बड़े हो गए थे। तभी उसको पता चलता है कि यह सब स्वामी जी की जादू है। तब वो स्वामी जी के तलाश में निकल जाता है। स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आकर बहुत बड़ा अपकार किया है, सबको धोखा दिया है। अब मुझे सबक मिल गया है, दया करके मेरी सारी चीज छोटा कर दीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी आशीर्वाद दिया और कल्याण घर वापस आ गया। आकर देखा तो सारी चीजें छोटी हो गई। उसके खेत में टमाटर भी छोटा हो गया। तभी उस किसान को बुलाकर उसका खेत वापस कर दिया और तब से कल्याण अच्छे से रहने लगा। जादुई तरबूज में सोना। गणेशपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक तरबूज का किसान रहता था। वह अपनी पत्नी लीला और बेटी माला के साथ रहता था। हर साल सूरज का तरबूज का फसल अच्छा नहीं निकलता था, लेकिन इस साल फसल अच्छा निकला है। इसीलिए सूरज बहुत ही खुशी से मंडी जाने के लिए तैयार हो जाता है। पिताजी, मुझे आज किसी भी तरह ढेर सारे खिलौने और नए कपड़े भी चाहिए। मेरी प्यारी माला, मैं आज जरूर तुम्हारे लिए खिलौना और नए कपड़े लाऊंगा। ठीक है, अब अंदर जाओ और खेलो। सूरज ऐसा ही बोलकर सारे तरबूज को अपने गाड़ी में लेकर मंडी पहुंचा। वहां पर एक व्यापारी था जिसका नाम केशव है। सूरज अक्सर उसको ही सारा फसल बेचता था। फसल को देखकर केशव सेठ ने बोला, अरे सूरज, इस बार तो तुम्हारी तरबूज का फसल बहुत अच्छी है। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 50,000 रुपए। पैसे लेकर सूरज बहुत खुश हो गया और फिर से गणेशपुर निकल रहा था। तभी अचानक दो चोर चाकू लेके उसके सामने आ जाते हैं। ओ भाई, अपनी जान प्यारी है तो सारे पैसे हमारे हवाले कर दो और निकलो यहाँ से। ऐसा सारे पैसे छीनकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर से सूरज ने केशव सेठ के पास गया और सारी बात बोला, लेकिन केशव भी कुछ नहीं कर पाता और ऐसा बोला, भाई सूरज, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन इतना सारा पैसा फिर से नहीं दे सकता। एक काम करो, तुम 2 तरबूज लेके जाओ, आज के लिए तो तुम्हारी भूख मिटेगी ना। ऐसा ही सूरज ने 2 तरबूज लेकर रोते हुए गांव को निकलता है। रास्ते में उसको एक स्वामी जी मिलते हैं। बेटा, बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम मुझे इन दोनों तरबूजों में से एक मुझे दे सकता है क्या? लीजिए स्वामी जी, और वैसे भी एक तरबूज से मैं क्या करूंगा, लीजिए। सूरज को रोते हुए देखकर स्वामी जी ने उसका हाल पूछा और सूरज सारी बात बताता है। तभी स्वामी जी ने, बेटा, तुम्हारा सारा तकलीफ और दर्द अगले साल तुम्हारा तरबूज का फसल होते ही खत्म हो जाएगा। धीरज रखो और अपना काम निष्ठा से करो। ऐसा बोलकर स्वामी जी चले जाते हैं। सूरज घर आकर पत्नी और बेटी के सामने रोने लगता है और उस दिन से अगले साल के फसल के लिए काम शुरू कर देता है। स्वामी जी की बातें याद रखकर अच्छी तरह मेहनत करता है। 1 साल के बाद जब सूरज की फसल तैयार हो जाती है, उसकी बेटी माला एक तरबूज को तोड़कर खाने लगती है।
तभी वह हैरान हो जाती है और पापा और मम्मी को चिल्लाकर बुलाती है। क्या हुआ बेटी? ये देखो पापा, तरबूज में सोने का बॉल्स है। ये सब तो स्वामी जी के आशीर्वाद है, उनका बोल सच निकला है। तब से सूरज उन सारे तरबूजों में से सोना निकालकर उसे बेचकर खुशी से रहने लगा, लेकिन तरबूज की खेती करना नहीं छोड़ता है।